राजस्थान इतिहास में अपना टॉपिक है बेटा 1857 की क्रांति। जब आपके सामने क्रांति शब्द आए तो आप लोग ध्यान रखना, क्रांति के साथ में दो शब्द जुड़े हुए रहते हैं। दो शब्द कौन से रहते हैं? एक रहता है अपना आंदोलन। राजस्थान इतिहास में आपके ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे, आपके आंदोलन आएंगे, जिसमें अपने किसान आंदोलन है, जनजातीय विद्रोह है, तो ये अपने आंदोलन में आते हैं। फिर एक शब्द आता है अपना विद्रोह है। तो ये तीनों चीजें हैं क्या बेटा? विद्रोह है, आंदोलन और क्रांति, क्योंकि तीनों घटनाएं अपने राजस्थान में घटित हुई। विद्रोह भी हुए हैं, जैसे अपने जनजातियों से संबंधित पढ़ेंगे तो टॉपिक आएगा जनजातीय विद्रोह। फिर अपन बात करें आंदोलन तो अपने सामने टॉपिक आएगा किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये तो नाम आएगा। फिर आता है क्रांति। तो ये तीनों शब्द है क्या? सबसे पहले अपने को इस शब्द पे ध्यान देना है, विद्रोह है। क्यों किया जाएगा? तीनों की तीनों शब्द सेम है, तीनों में एक ही काम होता है, विरोध। चाहे विद्रोह करें, चाहे आंदोलन करें, चाहे क्रांति करें, तीनों के तीनों में अपने सामने एक ही बात सामने आएगी कि तीनों में क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ समय तक किया गया विरोध क्या कहलाएगा? विद्रोह है। अपनी बात को अगर, जैसे मान लो अगर आपने कोई बात की, आपने आपके पापा को कोई बात कही कि पैसे चाहिए और पापा ने कह दिया नहीं देने, आप क्या करोगे? कुछ समय तक नाराज हो जाओगे, नाराज होगे, पापा मान गए, मतलब आपने क्या किया? विद्रोह है। मतलब कुछ समय तक किया गया विरोध क्या कहलाएगा? विद्रोह है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। दूसरा आता है आंदोलन। अगर थोड़ी देर के लिए नहीं माने तो रात का खाना छोड़ दिया, फिर सुबह उठ के फिर वापस वही पापा से नाराज होना, और अगर एक रात, दो दिन तक रहा तो दूसरे दिन अगर वो बात मान गए तो आपने क्या कर दिया? आंदोलन। मतलब धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठे तो मानना तो पड़ेगा, अब मानना पड़ा, उन्होंने अगर आपकी बात मान ली तो वो क्या कहलाएगा? आंदोलन। इसमें भी हिंसा नहीं होती है, परंतु अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें नॉर्मल वे में छोटी मोटी हिंसा हो सकती है। इसी से संबंधित आता है तीसरा, क्रांति। लंबे क्षेत्र पर लंबे समय के लिए हिंसक रूप में किया गया विरोध क्या कहलाता है? क्रांति। और ऐसी ही घटना अपने सामने आई, और वो कौन सी है? 1857 की क्रांति। 1857 में किसका विरोध किया गया था? अंग्रेजों का। भाई अंग्रेज भारत कब आए थे, क्यों आए थे, ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अंग्रेज भारत में कब आते हैं? अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 में। एक कंपनी लेकर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? भारत से व्यापार करना, भारत में व्यापार करना। अब व्यापारिक उद्देश्य से वो आए, तो उससे पहले भी कुछ जातियां थी जो भारत से व्यापार करती थी। उनसे पहले कौन कौन सी जातियां थी? तो ध्यान देना बेटा, भारत में व्यापारिक उद्देश्य से सबसे पहले आई हुई जाति कौन सी थी? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। इनके बाद कौन आए? डच। डचों के बाद कौन आए? हूण। हूणों के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ये जातियां अपने यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से आई और व्यापार करके इन जातियों में, जैसे पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में व्यापारिक उद्देश्य से सबसे पहले आने वाली जाति, तो ध्यान रखना पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाली जाति पुर्तगाली। सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। इसके बाद अपन बात करें डच, तो डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया, हूणों को पराजित किया, फ्रांसीसियों को पराजित किया, क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ भारत में राजनीतिक उद्देश्य भी रखा कि राजनीति करनी है यहाँ की, और उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ पर राजनीति स्थापित, राजनीतिक शासन स्थापित किया। वो धीरे धीरे कैसे होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई बेटा 1600 में। कब हुई? 1600 में। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर व्यापार शुरू किया। बात आती है 1613 की। 1613 में अपने यहाँ पर शासन किसका था? मुगल बादशाह है। अरे भाई अंग्रेजों से पहले यहाँ पर शासन कौन करता था? मुगल। और मुगल बादशाह इस समय कौन था? जहांगीर। मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापारिक एकाधिकार पत्र लिया, व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्राप्त किया, और व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्राप्त करके कि अगर हमारे अलावा भारत में कोई व्यापार करना चाहता है तो वह अनुमति किससे लेगा? अंग्रेजों से लेगा। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक शासन की स्थापना करना, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना। औपनिवेशिक, देखो नया शब्द है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र पर पूंजी लगाकर किया गया साम्राज्य क्या कहलाता है? औपनिवेशिक साम्राज्य। और अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर कौन सा साम्राज्य किया? कौन सा शासन किया? औपनिवेशिक साम्राज्य।
भाई शुरुआत में उन्होंने अपने यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से पूंजी लगाई और धीरे धीरे अपने ही लोगों को अपने प्रति भड़काकर आपस में लड़ाकर ये सारी चीजें करके उन्होंने अपने ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। अपनी ही पूंजी, अपना ही क्षेत्र, अपने ही लोग और अपने को ही सुविधा दे रहे। और नाम किसका जा रहा है? अंग्रेजों का। देखो, क्योंकि अंग्रेज अपने से दिमाग में एडवांस थे, उन्होंने 200 साल अपने यहाँ शासन किया। इसका मतलब दिमाग में अपने से 200 वर्ष आगे चले हैं। कितने वर्ष आगे चले हैं? 200 वर्ष आगे चले हैं। ऐसे शासन नहीं करके गए हैं। तो इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार पत्र ले लिया। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना करने की सोची। साम्राज्य कैसे बढ़े उनका, तो अपने यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, बात आती है 1717 की। और 1717 में मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखशियर। मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार पत्र दिया। कौन सा व्यापार पत्र दे दिया? कर मुक्त व्यापार पत्र दे दिया। और कर मुक्त व्यापार पत्र देकर अंग्रेजों ने अपने यहां शासन की शुरुआत कर दी। कर मुक्त व्यापार पत्र का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने अपने यहां पर उत्पन्न सामग्री की तुलना में उनके वहां से तैयार जो सामान था वो अपने यहां वाले की तुलना में सस्ता दे दिया। तो उन्होंने क्या कर लिया? कर मुक्त व्यापार पत्र प्राप्त कर लिया। किससे किया? फर्रुखशियर से। कब किया? 1717 में। अब कर मुक्त व्यापार किया, धीरे धीरे उन्होंने लूटपाट शुरू की। अब उनको राजनीतिक हस्तक्षेप करना है और राजनीतिक हस्तक्षेप के उद्देश्य से उन्होंने अपने यहाँ पर कुछ युद्ध करवाए। कौन से क्षेत्र पर थे वो? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से क्षेत्र पे की थी बेटा? बंगाल में। अब बंगाल में जो पद चलता था, बंगाल में पद किसका था? नवाब का। बंगाल में पद किसका था? नवाब का। तो बंगाल का जो पद था नवाब का, उस नवाब को हटाने की शुरू कर दी गतिविधि की। हटाया कैसे जाए? तो इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप के उद्देश्य से, अपने यहाँ शासन करने के उद्देश्य से कुछ युद्ध करवाए, जिनमें पहला युद्ध आता है 1757 में। पहला युद्ध कब करवाया इन्होंने? 1757 में। और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध करवाया बेटा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? ध्यान रखना, मूल रूप से यह युद्ध बंगाल के नवाब, अब बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और इसके सेनापति कौन था? इसका भतीजा। तो भतीजे को इसके विरुद्ध भड़काया और दोनों के मध्य युद्ध करवा दिया। भतीजे की मदद किसने की? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वह भतीजे के मध्य करवाया। और भतीजे की मदद किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने की। पराजित कौन होता है? सिराजुद्दौला। पराजित कौन होता है? सिराजुद्दौला। यहाँ पर निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने दूसरा युद्ध करवाया 1759 में। और 1759 में कौन सा युद्ध होता है बेटा? बेदारा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बेदारा का युद्ध। और बेदारा का युद्ध किनके मध्य होता है? बेदारा का युद्ध में अंग्रेजों को दिक्कत किससे आ रही थी? बाहरी जातियां जो यहाँ पर इनसे पहले व्यापार करने आई थी। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमारा एकाधिकार है, आप या तो हमें टैक्स दो, व्यापार करना चाहते हो तो कर दो, अगर व्यापार नहीं करना है तो आप छोड़ो, जाओ, कर नहीं दोगे तो आपको जाना पड़ेगा। और इस उद्देश्य से इन्होंने किनको पराजित कर दिया? डचों को पराजित कर दिया। तीसरा युद्ध कौन सा किया इन्होंने? 1760 में। तीसरा युद्ध कौन सा हुआ? 1760 में। और 1760 में युद्ध कौन सा करते हैं? बांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध करते हैं? बांडीवास का युद्ध, जिसे अपन कई जगह बाड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। बांडीवास या बाड़ी का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, मतलब इन जातियों को यहां से निकालना शुरू कर दिया। बात आती है अभी ये तीनों के तीनों युद्ध क्या रह गए? अनिर्णायक। अनिर्णायक का मतलब क्या होता है बेटा? इनमें जो अंग्रेज चाहते थे वो नहीं हुआ, मतलब निर्णय नहीं निकल पाया। अंग्रेज भारत में राजनीति करना चाहते थे और इन तीनों युद्धों का मतलब अंग्रेजों को राजनीति, भारत का शासन हाथ नहीं लगा। अब चौथा युद्ध कौन सा करते हैं अंग्रेज? अंग्रेज चौथा युद्ध करते हैं और चौथा युद्ध होता है 1764 में। कब होता है? 1764 में। इंपोर्टेंट युद्ध है बेटा, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने आक्रमण किस पर कर दिया? जो बंगाल का नवाब बनाया था सिराजुद्दौला के सेनापति को, और उसके ऊपर आक्रमण किया। अब बंगाल के नवाब वह
ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य नवाब की मदद किसने की? मुगल सेना ने, क्योंकि मुगलों पर भी अधिकार होना था, तो मुगल सेना ने बंगाल के नवाब की मदद की। इसमें ये पराजित होते हैं। विजय किसकी होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब युद्ध जीत गए तो बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेज भी क्या चाहते थे? भारत पर साम्राज्य करना। तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। और साम्राज्य स्थापित कब कर दिया अंग्रेजों ने? 1764 में बक्सर के युद्ध के उपरांत। बक्सर का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि ए भाई नवाब साहब बंगाल खाली करो, क्योंकि हम युद्ध जीत गए। अब युद्ध जीत गए तो बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब बंगाल में जो पद चलता था, पद कौन सा था? राजनीतिक, नवाब का। अब परिवर्तित यहां से क्वेश्चन बनता है, नवाब का पद कब समाप्त हुआ? नवाब का पद कब समाप्त हुआ? और नवाब के स्थान पर नया पद कौन सा सर्जित हुआ और वो कब सर्जित हुआ? ये दोनों चीजें अपने यहां पर ध्यान रखने योग्य है। तो बंगाल के नवाब के पद को कब समाप्त किया गया? 1772 में। नवाब के पद को कब समाप्त किया गया? 1772 में नवाब का पद समाप्त। अब नवाब का पद समाप्त हुआ तो नया पद कौन सा सर्जित किया गया? नवाब के स्थान पर पद ले आए गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल किसका रहेगा बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये गवर्नर जनरल किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल। मतलब यहां पर एक नया पद सर्जित कर दिया राजनीतिक, और राजनीतिक पद कौन सा था? गवर्नर जनरल। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। अब गुरुजी प्रथम गवर्नर जनरल और कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा है बेटा? जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करा तो पहलो गवर्नर जनरल तो किसको बना दियो? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब गवर्नर जनरल जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने विस्तार किया तो भारत का बनेगा, क्योंकि दिल्ली पर भी अधिकार करेंगे, दिल्ली पर अधिकार करेंगे। अरे अपने यहाँ के राजा बड़े सीधे थे, अंग्रेजों के कहने में आ गए। अंग्रेज अपने से एडवांस थे, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस थे, दिमाग में भी एडवांस थे। उन्होंने अपने यहाँ वालों की विचारधारा पहचान ली कि इन लोगों को किस तरह से अपने अधीन रखा जा सकता है। इन्होंने नए यहाँ पर सुधार लाए और उन सुधारों के माध्यम से अपने यहाँ वाले राजाओं को कहा कि रे ये सेना जो रखते हो, इतनी सेना का पालन पोषण करते हो, क्या काम में आती है? बोले साहब हम युद्ध लड़ते हैं। बोले युद्ध किससे लड़ते हो? बोले हम तो आपस में ही लड़ते हैं। मतलब एक साम्राज्य, एक राज्य वाला, अरे जयपुर वाला कोटा से लड़ता है, कोटा वाला जोधपुर वाले से लड़ता है, मतलब आपस में लड़ते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि अब आपको नहीं लड़ना, अब हम लड़ेंगे। बोले कैसे लड़ोगे? हम आपस में संधि करते हैं। बोले आपको नहीं लड़ना, हम लड़ेंगे। अंग्रेजों की सोच क्या थी कि भाई जैसे मान लो कोटा रियासत ने संधि कर ली, जोधपुर ने संधि कर ली, जयपुर ने संधि कर ली। अब जयपुर और कोटा वाले की युद्ध होना है तो युद्ध कौन लड़े? अंग्रेज। जयपुर वालों की तरफ से भी अंग्रेज, कोटा वालों की तरफ से भी अंग्रेज। अरे भाई अंग्रेज आपस में क्यों लड़ेगा? अपने लिए क्यों लड़ेगा? अपने लिए नहीं लड़ेगा। मतलब अंग्रेजों के अपने यहाँ पर संधि करने के बाद एक तरीके से आपस में युद्ध समाप्ति हो गए थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर ये जो पद लेकर आए गवर्नर जनरल का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। फिर भारत की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सारी चीजें आपको मैं आगे लिखाऊंगा। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसी समय एक आक्रमणकर्ता, कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो पूरे देश को, पूरे विश्व को जीतने की फिराक में छोटे छोटे देशों पर अधिकार करता हुआ बढ़ रहा था। और भारत की तरफ जब उसका एहसास हुआ कि भारत की तरफ नेपोलियन बोनापार्ट बढ़ रहा है, तब वॉरेन हेस्टिंग्स एक नीति लेकर आता है जिसे बोलते हैं घेरे की नीति। कौन सी नीति? घेरे की नीति। भारतीय शासकों को कहा कि भाई अगर अलग अलग अपन रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट आपको भी पराजित करेगा, हमें भी पराजित करेगा, और भारत पर राज कौन करेगा? नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्यों ना अपन सारे एक साथ होकर इसका कोई निवारण निकालें, आपके जो आपसी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करें। हम सब एक जगह बैठकर कुछ ना कुछ कार्य विचार करते हैं जो आगे बढ़ने योग्य हो। ऐसा करके एक नीति लेकर आए, घेरे की नीति। और इसी नीति के तहत नेपोलियन बोनापार्ट के खतरे को देखते हुए, नेपोलियन बोनापार्ट के
खतरे को देखते हुए 1798 में किसे भेजा गया? वेलेजली को। किसको भेजा गया? वेलेजली को भेजा गया। और वेलेजली ने घेरे की नीति के तहत भारतीय शासकों के साथ सहायक संधियां की। कौन सी संधियां कर ली? सहायक संधियां। घेरे की नीति के तहत कौन सी संधियां कर ली? सहायक संधियां। अब अपन बात कर रहे हैं अपने राजस्थान की, क्योंकि अपने को कौन सी पढ़नी है? राजस्थान वाली पढ़नी है। और राजस्थान में सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य, राजस्थान में सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य, उस समय राज्य बोलते थे रियासत को, तो प्रथम रियासत कौन सी थी बेटा? भरतपुर। प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर। सहायक संधि कब की इन्होंने? सितंबर 1803 में। कब की थी? सितंबर 1803 में। और भरतपुर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। भरतपुर का राजा कौन था उस समय? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ घेरे की नीति के तहत 1803 में सहायक संधि कर ली, और सहायक संधि करके अंग्रेजों के साथ मिल चुका है। अब इसके बाद सहायक संधि किसने की? नवंबर 1803 में। इसके बाद सहायक संधि किसकी होती है? नवंबर 1803 में अलवर राज्य ने। किसने सहायक संधि की है? अलवर राज्य ने। और अलवर का राजा कौन था उस समय? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। तो इसने भी सहायक संधि कर ली। अब सहायक संधि अंग्रेजों के साथ आपसे पूछे कि भाई सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाला भरतपुर। कब की? सितंबर 1803 में। उसके बाद सहायक संधि किसने की? अलवर। कब की? नवंबर 1803। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सहायक संधि किसने की? सहायक संधि करने के पीछे कारण क्या था? कि आपसे जो युद्ध होता है ये युद्ध समाप्त किए जाएं, अंग्रेज इस युद्ध में सहभागिता देंगे और अपने भी कार्य बढ़े। अंग्रेजों ने इस प्रकार से अपने यहाँ पर सहायक संधियां शुरू कर दी थी। सहायक संधियों का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। भारत कब आया था ये? 1798 में। किस कारण से आया था? नेपोलियन बोनापार्ट के खतरे को देखते हुए इसको भारत भेजा गया, और इसने भारतीय शासकों के साथ सितंबर 1803 और नवंबर 1803 में भरतपुर और अलवर के राजाओं के साथ सहायक संधियां कर ली। अब इसके बाद की बात करें, अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 1803 की बात आ गई। 1813 में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, लॉर्ड हैस्टिंग्स। अंग्रेज अधिकारी कौन आता है? लॉर्ड हैस्टिंग्स। वो नीति नहीं लेकर आता है कि भाई ये सहायक संधि अपन कर रहे हैं घेरे की नीति के तहत, अब रोज तो ये घेरे की नीति काम करेगी नहीं, तो क्यों ना ऐसी कोई नीति लेकर आते हैं जिससे राजस्थान की रियासतों को अधीनता स्वीकार करवाई जाए। एक नीति लेकर आते हैं 1813 में। कब की बात आ जाती है? 1813 में नीति कौन सी लेकर आते हैं? अधीनस्थ पृथक्करण। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। कौन लेकर आए थे ये नीति? ये नीति लाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम मिलता है लॉर्ड हैस्टिंग्स। लॉर्ड हैस्टिंग्स। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि राजस्थान की रियासतों को अधीनता स्वीकार करवाना या राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधियां किस नीति के तहत की गई? तो ध्यान रखना, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत राजस्थान की लगभग रियासतों के साथ सहायक संधियां की गई थी। लाने वाला कौन था? लॉर्ड हैस्टिंग्स। लॉर्ड हैस्टिंग्स ने एक अंग्रेज अधिकारी जो दिल्ली का रेजिडेंट था, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को राजस्थान के लिए नियुक्त किया और राजस्थान भेजा कि आप जाओ राजस्थान की रियासतों के, देशी रियासतों के राजाओं को समझाओ और अधीनता स्वीकार करवाओ। और यहां से सहायक संधियां कब की गई? 1817 में। ध्यान रखना बेटा, राजस्थान की रियासतों ने 1817 से 1823 के मध्य सहायक संधियां की थी। 1817 से 1823 के मध्य सहायक संधियां की। तो 1817 में सहायक संधि किसने की? कोटा। कोटा के बाद करौली। ये कौन सी सहायक संधि थी? ये थी पूर्ण सहायक संधि। और ये कौन सी थी? पूर्ण व विस्तृत सहायक संधि। पूर्ण व विस्तृत सहायक संधि। और सबसे अंत में सहायक संधि किसने की थी? सिरोही ने। किसने की थी? सिरोही रियासत ने सहायक संधि की, जो पूर्ण व विस्तृत सहायक संधि थी। कौन सी सहायक संधि थी? पूर्ण व विस्तृत सहायक संधि थी। तो सहायक संधियां 1817 से 1823 के मध्य किस अंग्रेज अधिकारी के तहत हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की रियासतों को सहायक संधियां करवाई। अब सहायक संधियां करवाने के बाद राजस्थान की रियासतों के राजाओं को कहा गया कि भाई आप जो स्थायी सेना रखते हो इसके लिए एक अपनी सेना तैयार करते हैं। सेना को कहाँ रखा जाएगा? बोले वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो,
आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो हम देखेंगे सेना को कहाँ रखना है, सेना में शामिल कौन होंगे। जैसे मान लो उन्होंने सेना कहाँ से, सेना अपने ही लोगों की सेना बनाई, अरे रिक्वायरमेंट निकाल दी और रिक्रूटमेंट देकर उन्होंने बता दिया कि भाई ये भागदौड़ करवाई जाएगी, इतनी तारीख को रैली भर्ती करवाई जाएगी जिसमें फौजी आर्मी की सेना बनाई जाएगी। अब अपने यहाँ वाले दौड़े दौड़े गए कि सेना हो रही है, भागो चलो, और जाके शामिल होते हैं, और जाके शामिल हुए तो अपनी ही सेना अपने ही पैसे। अब राजाओं को क्या कहा, ये सहायक संधियों के तहत, कौन सी संधियां होगी, सहायक संधियां, राजाओं को बताया गया कि भाई जो आप सेना रखते हो ये सेना हम देंगे, आप जो युद्ध लड़ते हो वो हम लड़ेंगे, इसके बदले आप हमें क्या दोगे, पूंजी, अरे धन दोगे। तो अपने वाले राजा इनको क्या देते थे, पूंजी देते थे, और ये अपने लिए काम करते थे। पर काम किसका हुआ, काम अपना, पूंजी किसकी, अपनी, आदमी किसके, अपने, और नाम किसका, अंग्रेजों का। मतलब सारे काम अपन करे और वाह वाह कौन लूट के जाए, अंग्रेज। तो सहायक संधियों के तहत इन्होंने अपने यहाँ पर 1817 से 1823 तक लगभग रियासतों के साथ सहायक संधि कर ली थी। अपन बात करते हैं अंग्रेजों ने सैनिक छावनियां बढ़ाई। अब 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां कितनी थी बेटा, 6। कितनी छावनियां थी, 6। तो ध्यान दो, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी, नंबर 1 नशीराबाद, नंबर 1 कौन सी थी, नशीराबाद, नंबर 2 ब्यावर, नंबर 3 एरियनपुरा, नंबर 4 देवली, नंबर 5 नीमच, नंबर 6 खैरवाड़ा। ये सैनिक छावनियां बढ़ा दी। सैनिक छावनियां कैसे बनाई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने यहाँ शासन स्थापित, राजस्थान वालों के साथ सहायक संधियां करते ही राजस्थान के शासकों को बोला गया कि भाई हम एक कार्यालय आपके राजस्थान में रख लेते हैं जो क्या कहलाएगी, राजपुताना रेजिडेंसी। क्योंकि उससे पहले अंग्रेज दिल्ली में थे, भाई दिल्ली रेजिडेंसी, क्योंकि दिल्ली रेजिडेंसी से तो आया था रेजिडेंट अधिकारी चार्ल्स मेटकोप। अब वो क्या चाहते थे कि हम राजस्थान में भी रखें, तो राजस्थान में उन्होंने किसकी स्थापना की थी, राजपुताना रेजिडेंसी। किसकी स्थापना की थी, राजपुताना रेजिडेंसी। इसका उद्देश्य क्या था राजपुताना रेजिडेंसी का, राजस्थान प्रशासन किया जाए, देख रेख की जाए, राजस्थान के शासकों पर निगरानी रखी जाए, और यहाँ पर एक अधिकारी बैठा दिया जाए जो गवर्नर जनरल के अधीन होगा। किसके अधीन होगा, गवर्नर जनरल की। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1832 में। कहाँ पर की थी, अजमेर में। कहाँ पर की थी, अजमेर में। और 1832 में स्थापना करके यहाँ पर जो अधिकारी बैठा है उसको क्या कहा गया, AGG। ध्यान रखना बेटा, घर पे भी अपन जब बड़ी माँ को क्या बोलते हैं, जीजी। कई इलाकों में बड़ी बहन को भी क्या बोला जाता है, जीजी। और वो थोड़ी सी दूर रहे तो आवाज़ क्या लगाएंगे, AGG। क्या आवाज़ लगाएंगे, AGG। तो वो AGG जो अपन आवाज़ लगा रहे हैं उसको याद रखना है। कौन था ये, राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी। कौन था, राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी किस नाम से जाना गया, AGG। और पूरा नाम क्या होता है इसका, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपुताना रेजिडेंसी के मुख्य अधिकारी को क्या कहा गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब दिल्ली में जो गवर्नर जनरल बैठेगा उसके अधीन जो गवर्नर, उसके अधीन जो अधिकारी बैठेगा वो क्या कहलाएगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो यहाँ पर एक अधिकारी बैठा दिया गया, अधिकारी बैठा दिया गया, इसका मतलब प्रथम। दूसरा कौन सा याद रखना है अपने को, 1857 की क्रांति के समय, ये दो तो याद रखने हैं, अरे बाकी का सारा याद रखो या ना रखो, दो तो थाने याद करना पड़ेगा, एक तो प्रथम और एक 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, प्रथम AGG, प्रथम AGG किसको बनाया गया था, तो ध्यान रखना जीजी क्या पहनती है, लोकेट। जीजी क्या पहनती है, लोकेट। तो प्रथम AGG को याद रखना है, जीजी के पहने लोकेट। तो प्रथम AGG कौन था, लोकेट। अब बात आती है 1857 की क्रांति कि 1857 की क्रांति के समय AGG, 1857 की क्रांति के समय AGG, तो AGG कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय AGG कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखने लो, लॉरेंस ने, याद रखना लॉरेंस। तो दो याद रखने हैं, प्रथम AGG राजपुताना रेजिडेंसी का प्रथम AGG कौन था, लोकेट।
राजपुताना रेजिडेंसी का 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? लॉरेंस। तो 2 एजीजी याद रखने। अब अंग्रेज कौन से इलाकों से आते हैं, कौन से क्षेत्रों से पढ़ते हैं? ठंडे क्षेत्रों से, ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं। और ठंडे क्षेत्र में जो आदमी रहता है उसको बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती। अब अपने राजस्थान में लू पड़ा है, ज्योग्राफी में पड़ता होगा लू। लू घटेगी प्रसिद्ध राजस्थान की, लू घटेगी प्रसिद्ध राजस्थान की, सर्वाधिक लू घट चले राजस्थान में चले। तो इसलिए अंग्रेजों ने दिक्कत हुआ है। कद गर्मी का दिन अंग्रेजों ने क्या किया, 1846 में राजपुताना रेजिडेंसी का कार्यालय अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? आबू। अरे राजस्थान में ठंडी जगह कौन सी है? आबू। घूमना की जगह कौन सी है? माउंट आबू। तो माउंट आबू, आबू में ट्रांसफर कर दिया कि गर्मी के दिनों का कार्यालय आबू, ठंडी के शीत क्षेत्र में सर्दियों के समय कार्यालय अजमेर। 2 कार्यालय हो गए। ये कार्यालय 1832 में बनाया था, आबू वाला कार्यालय कब बनाया गया? 1846 में बनाया गया। अब ये अपन बात कर रहे थे अपने यहाँ पर, ये तो बीच में चलो अपन एक ध्यान दे लिया। अपन बात कर रहे थे छावनियाँ, तो छावनियों में नसीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी, ये छावनी इन्होंने अजमेर में लगाई। कारण क्योंकि इनका कार्यालय अजमेर में था, तो सर्वाधिक सेना भी कहाँ जरूरत पड़ेगी? इनके कार्यालय पर। तो 2 छावनियाँ बना दी, नसीराबाद और अजमेर की। ब्यावर छावनियाँ कहाँ पर है बेटा? अजमेर में थी। इनका कार्यालय भी कहाँ था? अजमेर में। एरियनपुरा ये मारवाड़ रियासत में आती है, जोधपुर रियासत में। तो एरियनपुरा कहाँ पड़ती थी? वर्तमान अपने पाली जिले में। देवली टोंक जिले में। इधर से कोई आक्रमण होगा, इधर से कोई युद्ध होगा तो टोंक वाले संभाल लेंगे। नीमच उस समय अपने राजस्थान के अधीन थी। नीमच छावनी किसके अधीन थी? राजस्थान के अधीन थी। अरे भाई राजस्थान के इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो वर्तमान राजस्थान के अलावा अगर पहले के राजपुताने की बात करें तो मालवा क्षेत्र भी किसमें पड़ता था? राजस्थान में ही पड़ता था। मध्य प्रदेश के जो नीमच वाला क्षेत्र था ये भी किसमें पड़ता था? राजस्थान में। तो नीमच वर्तमान कहाँ पड़ती है बेटा? MP। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है राजस्थान के बाहर एकमात्र छावनी, तो राजस्थान के बाहर एकमात्र छावनी कौन सी है? अपनी नीमच। और खैरवाड़ा कौन सी रियासत में पड़ता है? उदयपुर मेवाड़ रियासत में। तो कौन सी रियासत आ जाएगी यहाँ पर? मेवाड़। और यहाँ कुछ अब वर्तमान की स्थिति से बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा बेटा? कौन से जिले में? उदयपुर। ये अपनी छावनियाँ हो गई, सारी की सारी नोट करके रखना, लिखते रहना आप वीडियो को देखकर। तो ये छावनियाँ अपनी 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, ब्यावर, एरियनपुरा, देवली, नीमच, खैरवाड़ा। नसीराबाद और ब्यावर कहाँ पड़ती है? अजमेर में। एरियनपुरा पाली में, देवली टोंक में, नीमच MP में, खैरवाड़ा उदयपुर में। अब बात अभी तक अपन क्रांति तक पहुंचे नहीं, अभी तो क्रांति का प्रारूप बना रहे हैं कि क्रांति कैसे होगी। क्रांति तक तो अभी अपन पहुंचे ही नहीं, अभी तो क्रांति की घटनाओं की बात करेंगे। क्रांति की घटना कैसे घटित होगी, क्रांति कैसे हुई, ये तो अपन आगे पहुंचेंगे। अभी तक तो केवल प्रारूप बना रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर किस प्रकार से अपना शासन स्थापित किया था, किस प्रकार से अपने यहाँ राजाओं को अपने अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो ये यहाँ तक की बात आ गई। इन्होंने छावनियाँ बना दी, अपने यहाँ शासन करने लगे। सैनिक, ब्रिटिश सेना गठन कर दिया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भी होंगे, अंग्रेजी सैनिक भी होंगे, तो इन्होंने ब्रिटिश सेना का भी गठन कर दिया। और ये सारी की सारी घटनाएं यहाँ तक की बात अपन ने कर ली। इससे आगे की बात अपन आगे वाले वीडियो में देखते हैं।